अध्याय 2461 अंधेरे प्रेत का प्रकट होना। अंधेरे नक्षत्र बल की वृद्धि। 5। मेरे रक्त तंबू क्षेत्र का आनंद लो। जूलियस का चेहरा एक विकृत भाव में बदल गया, उसके शब्द गूंज रहे थे क्योंकि आसपास के क्षेत्र में लाल रक्त उबलने लगा था। खूनी खून के तंबू अचानक लाल तरल से बाहर निकल आए, जो वान टेंग की ओर बढ़ रहे थे। वान टेंग ने पाया कि वह पूरी तरह से लाल रंग के जालों से घिरा हुआ है और उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी निगाहें हल्की सी झपक रही थीं। तभी उन स्पर्शकों के सिर अचानक खुल गए और 4 पंखुड़ियों में विभाजित हो गए, जिनमें भयंकर नुकीले दांत भरे हुए थे, जो एक विशाल मुंह की तरह दिख रहे थे, जिन्हें देखकर उबकाई आती थी। इन पिशाचों के क्षेत्र में वास्तव में घमंड करने लायक कुछ भी नहीं है। वान टेंग अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। बहुत घिनौना, क्या वे अधिक सामान्य डोमेन नहीं चुन सकते थे? मेरे ब्लड टेंटिकल्स डोमेन की बराबरी मेरे साथियों में नहीं की जा सकती। जो भी इसका सामना करेगा उसकी मौत तय है। तुमने अभी तक अपने डोमेन पर भी महारत हासिल नहीं की है, फिर भी तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। अभी मैं बहुत लापरवाह था जिससे तुम बच निकले। जूलियस ने दिल खोलकर हंसते हुए देखा कि वान टेंग अभी भी खड़ा है। उसे लगता है कि उसने अभी तक किसी डोमेन पर महारत हासिल नहीं की है। क्या तुम बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो? वान टेंग कुछ अवाक रह गया। इस आदमी को लगा कि उसने डोमेन को नहीं समझा है। वह क्या सोच रहा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह बहुत भोला था। तुम मौत के दरवाजे पर भी जिद्दी हो, जूलियस ने नाक से कुड़ी। वान टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। उसके भीतर भी डोमेन पावर की एक लहर फूट पड़ी। डार्क डोमेन, चौथे दर्जे का वास्तविकीकरण चरण। धमाका। एक काली रोशनी ने वान टेंग को घेर लिया, जो बाहर की ओर फैलकर अनगिनत खूनी तंतुओं से टकराने लगी। डार्क डोमेन। जूलियस के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव उभर आया। एक साधारण डार्क डोमेन मेरे ब्लड टेंटिकल्स डोमेन से लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कितनी गुस्ताखी है! जैसा कि सभी जानते हैं, अंधकार में प्रेतात्माओं में अंधकार में क्षेत्र सबसे आम है, तथा अनेक अंधकार में प्रेतात्माएं, जिनकी जड़ें गहरी नहीं होती, इस अंधकार में क्षेत्र को समझ लेती हैं। हालांकि उन्होंने जो ब्लड टेंटिकल्स डोमेन समझा वह अत्यंत विशेष, शक्तिशाली और कई अप्रत्याशित प्रभावों वाला था, जो निश्चित रूप से डार्क डोमेन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सिजल। हालांकि अगले ही पल जब अनगिनत खूनी तंबुओं ने वान टेंग के डार्क डोमेन को छुआ, तो उन्हें एक प्राकृतिक दुश्मन का सामना करना पड़ा और वे विलीन हो गए। क्या? जूलियस ने अविश्वसनीय भाव दिखाते हुए कहा, नहीं, यह कोई साधारण डार्क डोमेन नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार तुम्हें इसका एहसास हो गया। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया, अब उससे परेशान नहीं हुआ। डार्क डोमेन अचानक फट गया, अकल्पनीय गति से बाहर की ओर फैल गया। बूम बूम बूम। वे तंतु तुरंत फट गए तथा वान टेंग के अंधकार क्षेत्र का सामना करने में असमर्थ हो गए। उसका डार्क डोमेन शैतान सम्राट बेयर ब्रेन के मार्गदर्शन में समझा जाने वाला एक वास्तविक चरण डोमेन था। यह केवल चौथे रैंक पर था, लेकिन यह इस पिशाच अंधेरे प्रेत के 5वें रैंक डोमेन को दबाने के लिए पर्याप्त था। यह असंभव है। जूलियस इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके क्षेत्र के भीतर रक्त सागर पूरी तरह से उबल गया, अनगिनत तंतुओं में बदल गया, जो घनी तरह से पैक होकर वान टेंग के डार्क डोमेन की ओर बढ़ रहे थे। धमाका। एक जोरदार दहाड़ गूंजी, जैसे वान टेंग का अंधकार में क्षेत्र तुरंत ही अनगिनत स्पर्शकों से आच्छादित हो गया हो, मानो उसकी सतह पर लाल रंग की फिल्म की एक परत चढ़ा दी गई हो। फुफकारने की आवाजें जारी रहीं और वान टेंग का डार्क डोमेन थोड़ा सा नष्ट हो गया। ये ब्लड टेंटिकल्स डोमेन वाकई दिलचस्प है। वान टेंग थोड़ा हैरान हुआ, उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। धमाका। एक जोरदार गर्जना के साथ लाल तरल पदार्थ से लिपटा अंधकार में क्षेत्र तीव्र काले प्रकाश में फूट पड़ा। लाल रंग का तरल पदार्थ तुरंत ही बिखर गया, जैसे कि एक छोटे काले सूरज को ढक रहा हो, अंततः व्यर्थ, केवल जलकर नष्ट हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डार्क डोमेन तुरंत फैल गया और लाल तरल पूरी तरह से गायब हो गया। डार्क डोमेन के प्रभाव के तहत जूलियस का ब्लड टेंटिकल्स डोमेन भी कांपने लगा। अब वह खुद को और अधिक समय तक बनाए रखने में असमर्थ हो गया, विकृत हो गया और बाहर की ओर फैलने लगा। धमाका। अगले ही क्षण तारों भरे आकाश में एक भयंकर विस्फोट हुआ, क्योंकि जूलियस का रक्त स्पर्शिक क्षेत्र अब और अधिक नहीं टिक सका, तथा फटकर प्रकाश के असंख्य रक्त लाल कणों में बिखर गया। मेरा डोमेन! उफ! जूलियस हैरान रह गया। उसके 5वें दर्जे के डोमेन को एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के डोमेन द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये शैतान कवच जाति कौन थी? क्या तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? वान टेंग के चेहरे पर उदासीनता थी, उसकी आवाज़ शांत और सपाट थी। बर्फीले कवच पहने तथा पीछे से अंधकार के आवरण से घिरे, वह रात्रि के राजा जैसा लग रहा था।
जूलियस ने वान टेन की ओर देखा, उसकी आभा से अभिभूत होकर, और अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। दूरी पर मौजूद दूसरे पिशाचों की आवाज़ पूरी तरह से चली गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह शैतानी कवच वाला काला भूत इतना शक्तिशाली होगा। क्या ये किसी शैतानी कवच परिवार की प्रतिभा हो सकती है? समर्पण करो या मर जाओ, वान टेन बोला। उसकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, मानो वह ग्रिम रीपर हो जिसके पास जीवन और मृत्यु की शक्ति हो। और इस समय वास्तव में इन पिशाचों का जीवन और मृत्यु उसके हाथों में थी। जूलियस का चेहरा लगातार बदलता रहा और आखिरकार वह घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, दूसरे पिशाच को देखते ही वान टेन की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारे बारे में क्या? हम आपके सामने समर्पण करते हैं मेरे प्रभु। अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर एक एक करके वे शून्य में घुटनों के बल बैठ गए, वान टेन के सामने समर्पण कर दिया। एक अप्रत्याशित आश्चर्य, दूसरों को बेवकूफ बनाना, सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय की भव्यता। एक राउंड बॉल अवाक रह गया। अगर उसने पहले भी कई बार ऐसी ही परिस्थितियां नहीं देखी होती और नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर और भी हास्यास्पद परिस्थितियां नहीं देखी होती, तो वह वान टेन को एक शुद्ध अंधेरे भूत के रूप में देखता। कौन विश्वास करेगा कि वह कोई काला भूत नहीं था? राउंड बॉल ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह ये देखने की तैयारी कर रहा था कि वान टेन क्या योजना बना रहा है। हालांकि इससे पहले कि वान टेन कुछ कह पाता, धमाका! दूरी पर स्थित कछुआ शैल ने भागने का यह अवसर लेना चाहा और पिशाच के अंधेरे प्रेत पर हमला कर दिया। पिशाच की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हवा में आधा घुटने टेकते हुए उसके शरीर से शक्ति बाहर निकली और उसके सामने एक रक्षा पंक्ति बना दी। टकराना! कछुए का कवच उसके बचाव में घुस गया, जिससे एक दबी हुई आवाज निकली। फिर बल टूट गया और कछुए के कवच से बैंगनी सुनहरी चमक निकली, जिससे पिशाच का काला भूत उड़ गया। एक मध्यम स्तर के शैतान सम्राट का कछुए के खोल से गिर जाना कुछ हद तक हास्यास्पद था। गर्जन! पिशाच के काले भूत का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा कि उसने सबके सामने खुद को शर्मिंदा कर लिया है। वह दहाड़ने लगा और अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाने लगा, कछुए के खोल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि कछुए का खोल आश्चर्यजनक रूप से तेज था। वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया और भागने ही वाला था। ये दृश्य देखकर वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना स्पेस फ्लैश सक्रिय किया और हाइपरस्पेस ट्रैवल का उपयोग करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। धमाका! कछुए के खोल के सामने अंतरिक्ष में लहरें उठीं और वान टेन मुक्का मारने के लिए उसमें से बाहर निकला। मुट्ठी का काला निशान फट गया और कछुए के खोल से टकराया। एक दबी हुई आवाज के साथ पूरा कछुआ खोल पीछे की ओर गिर गया। पिशाच के काले भूत का चेहरा थोड़ा बदल गया। सभी दिशाओं में से कछुए के खोल को उसकी ओर उड़ना पड़ा। टकराना! पिशाच का काला भूत तुरंत ही मारा गया। उसका पूरा चेहरा कछुए के खोल से दब गया। फिर वह कछुए के खोल के साथ वापस उड़ गया। वान टेन, जूलियस, क्या यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था? किसी कारण से, भले ही यह एक संयोग लग रहा था, उन्हें लगा कि वान टेन ने ये जानबूझकर किया था। अगर वान टेन को पता होता कि जूलियस क्या सोच रहा है, तो उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने तो बस एक सामान्य मुक्का मारा था। किसने सोचा होगा कि यह मुक्का उस अंधेरे भूत पर लगेगा? संयोग, शुद्ध संयोग। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसकी आकृति फिर से चमक उठी और वह सीधे कछुए के खोल पर दिखाई दिया, उसे एक हाथ से दबाते हुए। धमाका! एक विशाल शक्ति भड़क उठी और उसने सीधे उसे दबा दिया। ये निश्चित रूप से शैतान कवच जाति का एक छिपा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यहाँ तक कि पिशाचों के प्रतिभाशाली लोग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। कुलों के उच्च वर्ग के केवल शुद्ध रक्त वाले प्रतिभाशाली लोग ही उसकी बराबरी कर सकते थे। कछुए के खोल की सतह से बैंगनी सुनहरी रोशनी निकलती रही, लेकिन चाहे जो भी हो, वह वान टेन की हथेली से बच नहीं सका। उसे मजबूती से दबाया जा रहा था। कितनी शक्तिशाली ताकत! जूलियस के चेहरे की मांसपेशियां हिलने से नहीं बच सकीं। उसे लगा कि उसके सामने शैतान कवच जाति की काली छाया से निपटना उसकी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल था। ये निश्चित रूप से शैतान कवच जाति का एक छिपा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यहाँ तक कि पिशाचों के प्रतिभाशाली लोग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। कुलों के उच्च वर्ग के केवल शुद्ध रक्त वाले प्रतिभाशाली लोग ही उसकी बराबरी कर सकते थे। हालांकि उसने पहले केवल एक ही प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखा था, इसलिए वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि कौन अधिक शक्तिशाली था। मारा गया पिशाच काला भूत अस्थिर होकर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे। करीब से देखने पर वे कछुए के खोल पर बने पैटर्न जैसे थे। डेरेक, तुम्हारा चेहरा, जूलियस ने अजीब भाव से कहा। पिशाच की काली छाया ने उसके चेहरे को छुआ और उसका चेहरा काला पड़ गया। हालांकि उसने वान टेन को दोष देने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने गुस्से को निगल सकता था।
माफ़ कीजिए, मैंने आपको नोटिस नहीं किया, वांग टेंग ने शांति से कहा। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं आगे बढ़ते समय सावधान नहीं था। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। डेरेक ने अपने होंठ चाटे और कहा। वांग टेंग ने संतोष में सिर हिलाया। ये सिखाने लायक बात है। एड्स बाय पब फ्यूचर, भगवान की शक्ति वाकई अद्भुत है। हमने कई दिनों तक इस कछुए के खोल का पीछा किया, लेकिन फिर भी इसे नीचे नहीं उतार पाए। फिर भी मेरे भगवान ने इसे तुरंत संभाल लिया। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ। जूलियस जल्दी से उसकी चापलूसी करने के लिए आगे बढ़ा। आप लोग बहुत कमज़ोर हैं, वांग टेंग ने कहा। हाँ 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 प्रभु, आप सही कह रहे हैं। जूलियस का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। उच्च अधिकारी आपसे बहुत निराश हैं, वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। अच्छा, जूलियस और बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सावधानी से बोले, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा कह पाएंगे। हम निश्चित रूप से आपके आभारी रहेंगे। बोलते बोलते उसके हाथ में एक थैला आ गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए उसे वांग टेंग की ओर बढ़ा दिया। प्रभु, ये हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। काले कवच के नीचे वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ये पिशाच अंधेरा प्रेत उसे रिश्वत दे रहा था। कितना सुखद आश्चर्य! उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और थैले की जांच की। उसे रक्त लाल क्रिस्टलों का ढेर मिला, जिनसे खून की मादक गंध आ रही थी। रक्तदानव क्रिस्टल! वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह रक्तदानव क्रिस्टल होगा। जब वह पहले नंबर 29 डिफेंस प्लैनेट पर था, तब उसने 80,000 ब्लड डायमंड क्रिस्टल प्राप्त किए थे। उसने इसका एक हिस्सा प्राचीन भगवान के शरीर की खेती करने के लिए इस्तेमाल किया और एक हिस्सा लिटिल वाइट और एलिजाबेथ को दिया। इन दो आध्यात्मिक पालतू जानवरों के पास अब डार्क फोर्स थी और वे उनका उपयोग अपने शरीर को बढ़ाने के लिए कर सकते थे। इसके अलावा प्रभाव बुरा नहीं था। 80,000 रक्त दानव क्रिस्टल बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन यह उन तीनों के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसे आज फिर से ब्लड डायमंड क्रिस्टल मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उसने गौर से देखा और पाया कि बैग में कम से कम 100,000 ब्लड डायमंड क्रिस्टल थे, जो कि पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा थे। अच्छे भगवान, ये पिशाच काला प्रेत उस जुएलुन से कहीं अधिक अमीर था। वह अधिक समझदार भी है। वांग टेंग बहुत संतुष्ट था। वह जूलियस के कंधे को थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। वह संतुष्ट था। वह जानता था कि इंसान कैसे बनना है, एक अंधकार में प्रेत कैसे बनना है। एक अप्रत्याशित आश्चर्य, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय की भव्यता। 2. उसने कुछ समय के लिए उसकी जान बख्श देने और बाद में उसे मार डालने की योजना बनाई। उसने मन ही मन सोचा और अन्य पिशाच अंधेरे प्रेतों को देखा। सब लोग पिशाच अंधेरे प्रेत तुरंत समझ गए। हालांकि उन्होंने अपने दिल में अनगिनत बार वांग टेंग को कोसा, फिर भी उन्होंने चौकन्ना होने का नाटक किया। एक एक करके उन्होंने छोटे छोटे बैग निकाले और उन्हें वांग टेंग को दे दिया। प्रभु, ये हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। आपको इसे स्वीकार करना होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप हमें नीची नज़र से देख रहे हैं। अल्पविराम, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? वांग टेंग ने कहा, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी धीमी नहीं थीं। उसने तुरंत उनके उपहार स्वीकार कर लिए। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें स्कैन किया और भी खुश महसूस किया। उनके उपहारों में कम से कम 500,000 से 600,000 रक्त दानव क्रिस्टल थे। बुरा नहीं, बुरा नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ अतिरिक्त पैसा कमा लिया हो। शुरू में वह सिर्फ ये जानने को उत्सुक था कि कछुए का खोल क्या होता है, और वह पिशाचों के बारे में और अधिक जानना चाहता था। उसे इतने सारे रक्त दानव क्रिस्टल मिलने की उम्मीद नहीं थी। उनके भंडारण स्थान में और भी कुछ होना चाहिए। वांग टेंग ने पिशाच अंधेरे प्रेत के भंडारण स्थान पर नजर डाली और मन ही मन सोचा। दुर्भाग्य से ये पिशाच अंधेरे प्रेत अभी भी उपयोगी थे। वह भी उन्हें मार नहीं सकता था। पिशाचों की काली छायाओं को वांग टेंग में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वे उत्सुकता भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। आप सभी ने इस कछुए के खोल को पकड़ने में अच्छा काम किया। सभी ने योगदान दिया। वांग टेंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और शांति से कहा, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। आप ही हैं जिन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया है। हमने तो बस थोड़ी सी मदद की है। जूलियस और अन्य लोगों ने आखिरकार आराम किया और जल्दी से कहा, रास्ते में मुझे स्थिति बताओ ताकि मैं वापस रिपोर्ट कर सकूं। वांग टेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह कछुए के खोल पर बैठ गया और शांति से बोला। जूलियस और अन्य अंधेरे प्रेतों ने सोचा कि वांग टेंग उनके साथ मिलीभगत करना चाहता है, और उन्होंने सारी बातें विस्तार से बतानी शुरू कर दीं। क्या इस कछुए के खोल के अंदर कोई इंसान है? वांग टेंग ने जब उनकी बात सुनी तो वह चौंक गया। उसने अपने नितंब के नीचे कछुए के खोल पर नजर डाली। ये वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था।
उसे लगा कि इस कछुए के खोल में कुछ खास बात है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कछुए के खोल के अंदर कोई व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को वे पकड़ना चाहते थे वह कछुए के खोल के अंदर था। इन अंधेरे भूतों के मुंह से उसे पता चला कि वे मूल रूप से उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह व्यक्ति कछुए के खोल में भाग गया, जो न केवल बेहद कठोर था बल्कि अविश्वसनीय रूप से तेज भी था। आखिरकार उन्होंने उसका पीछा किया और वांग टेंग का सामना किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक अंदर मौजूद व्यक्ति की पहचान का सवाल है तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह कौन था। ठीक है, बस इतना ही। मैं इस कछुए के खोल को अपने साथ ले जाऊंगा। जब वांग टेंग को और कोई जानकारी नहीं मिली तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। फिर वह खड़ा हुआ और हाथ हिलाया। हाँ, जूलियस ने राहत की सांस ली और झिझकते हुए कहा, तो ये कछुए का खोल। मैं इसे वापस लाऊंगा, वांग टेंग ने कहा। तो फिर महाराज, आप? जूलियस ने पूछा। मुझे और भी काम निपटाने हैं। मैं उन्हें निपटाने के बाद वापस आऊंगा। वांग टेंग ने उसे शांति से देखा और हल्के से कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, नहीं, बस इतना है कि उच्च अधिकारियों को बहुत देर तक इंतजार कराना ठीक नहीं है। जूलियस ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा, वांग टेंग ने कहा। तो फिर मैं निश्चिंत हो गया। अब जब तुम उनसे बात करोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। जूलियस ने कुछ और नहीं कहा और तुरंत विदा ली। कुछ पिशाचों की काली छायाएं एक प्राचीन युद्धपोत लेकर उसमें उड़ गईं। फिर वे प्रकाश की एक धारा में बदल गईं और शून्य में चली गईं। वांग टेंग ने अपने पैरों के नीचे कछुए के खोल को देखा। जब उसने उसे देवोर स्पेस में फेंका तो उसकी आंखों में चमक थी। फिर उसके शरीर पर कवच धीरे धीरे गायब हो गया और अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके शरीर से प्रकाश की एक काली धारा निकली और एक शैतानी कवच वाली काली छाया में बदल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने डेविल आर्मर रेस का एक क्लोन बनाया। वांग टेंग ने कहा, उनका पीछा करो और देखो कि वे कहां से आए हैं। हाँ, क्लोन ने धीमी आवाज में कहा। आप डेविल स्लेयर को ले जा सकते हैं, वांग टेंग ने कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक काला अंतरिक्ष यान धीरे धीरे उन दोनों के सामने आ गया। डेविल आर्मर रेस क्लोन ने कुछ और नहीं कहा। उसने सिर हिलाया और अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गया। शैतान कातिल एक प्रकाश की किरण में बदल गया और वांग टेंग के सामने से गायब हो गया। वांग टेंग वहीं खड़े होकर कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने फ्लेमिंग रिवर स्पेसक्राफ्ट निकाला और उसमें प्रवेश कर गए। राउंड बॉल ने कहा, सौभाग्य से मैंने फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान की समय रहते मरम्मत कर ली। अन्यथा आपके पास पर्याप्त अंतरिक्ष यान नहीं होते। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। वांग टेंग मुस्कुराया। हे, ये कुछ भी नहीं है। राउंड बॉल अचानक गर्वित हो गया। सोलर ड्रैगन स्टोन को फ्लेमिंग रिवर में एकीकृत किया गया है। हालांकि यह अंतरिक्ष यान अभी भी फ्यूजन फायर स्पेसक्राफ्ट के बराबर नहीं है, फिर भी इसमें इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इसकी रक्षा पहले से अधिक मजबूत है। बुरा नहीं है, वांग टेंग ने कहा। मैं तुम्हें इसकी गति का एहसास कराऊंगा। राउंड बॉल मुस्कुराया और अंतरिक्ष यान को सक्रिय कर दिया। धमाका, एक भिनभिनाने वाली आवाज आई और फ्लेमिंग नदी की सतह अचानक लाल रंग की रेखाओं से जगमगा उठी, जो आश्चर्यजनक रूप से सोलर ड्रैगन स्टोन की सतह पर ड्रैगन पैटर्न के समान थी। जहाज की सतह भी गहरे लाल रंग में बदल गई, जो कुछ रहस्यमयी दिखाई दे रही थी। जैसे ही अंतरिक्ष यान की सतह पर पैटर्न चमकने लगे, अद्वितीय गतिज ऊर्जा प्रभावी हो गई। अगले ही पल अंतरिक्ष यान गहरे लाल रंग की रोशनी की धारा में बदल गया और दूर तक चला गया। अंतरिक्ष विकृत हो गया और ये तुरंत अंधेरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। एक अप्रत्याशित आश्चर्य, दूसरों को बेवकूफ बनाना, सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय की भव्यता। 3 बुरा नहीं है, वांग टेंग को बहुत आश्चर्य हुआ। इस फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान की गति लगभग डेविल स्लेयर अंतरिक्ष यान के बराबर है। बेशक यह मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक संशोधित किया गया है, राउंड बॉल ने गर्व से कहा। राउंड बॉल, तुम सच में मेरे दाहिने हाथ हो। तुम्हारे बिना ये वैसा नहीं होगा, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। स्वर्ग चरण में आगे बढ़ने के बाद इस क्षेत्र में मेरी क्षमताओं में भी बहुत सुधार हुआ है। अन्यथा फ्लेमिंग नदी के संशोधन को पूरा करना इतना आसान नहीं होता, राउंड बॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप भविष्य में ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ते हैं तो क्या आप मुझे अनंत स्तर के अंतरिक्ष यान बनाने में मदद नहीं कर पाएंगे? वांग टेंग ने लालसा से कहा। अंतरिक्ष यान का निर्माण सामान्य हथियार बनाने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। इसमें अनेक तकनीकी चुनौतियां थीं तथा इसके लिए सटीक एवं असंख्य घटकों की आवश्यकता थी, जिसे साधारण लोहार अकेले पूरा नहीं कर सकते थे। केवल वे प्रमुख ताकतें ही अंतरिक्ष यान के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति और संसाधन एकत्र कर सकीं, क्योंकि उनके पास परिपक्व तकनीकी भंडार और उत्तम उत्पादन लाइनें थीं। बेशक केवल कुछ प्रमुख ताकतें ही शाश्वत स्तर जैसे उच्च स्तरीय अंतरिक्ष यान का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन व्यक्तियों के लिए यह बहुत कठिन था।
सौभाग्य से वांग टेंग के पास राउंड बॉल नामक बुद्धिमान जीवन रूप था जो अंतरिक्ष यान बनाने में सक्षम था। सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन अनंत स्तर के अंतरिक्ष यान का निर्माण इतना आसान नहीं है। विभिन्न फोजिंग सामग्रियों की आवश्यकताएं अत्यंत सख्त और कीमती हैं, राउंड बॉल ने अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए कहा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन उन्हें बेचता है। जब तक हमारे पास पैसे हैं हम उन्हें खरीद सकते हैं, वांग टेंग ने आत्मविश्वास से कहा। इस बार मुझे आश्चर्य है कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन मुझे कितने अंक देगा क्योंकि मैंने स्वर्गीय बिजली पर्वत पर कब्जा कर लिया है। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह एक बड़ी विरासत वाली साइट है। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के कई बिजली तत्व मार्शल योद्धा इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन में योगदान दे रहे हैं, राउंड बॉल ने कहा। दुर्भाग्य से रोफोर्ट ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन को उम्मीद नहीं थी कि मैं हेवनली लाइटनिंग माउंटेन पर कब्जा कर लूंगा। मैंने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। हा, वांग टेंग को कुछ मज़ेदार बात सूझी और वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। राउंड बॉल भी अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसे यह बात काफ़ी मनोरंजक लगी कि कोई व्यक्ति वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन को असहज महसूस करा सकता है। इस समाचार को जानने के बाद वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के उच्च स्तरीय अधिकारियों के आश्चर्य और घबराहट की पूरी तरह से कल्पना की जा सकती है। वांग टेंग एक देवचरणीय विलक्षण अनुबंध धारक था। तार्किक रूप से दिए गए अंक कम नहीं होने चाहिए। हालांकि अगर उन्हें बहुत अधिक दिया जाता तो यह अन्य मार्शल योद्धाओं के लिए अनुचित लग सकता था। हालांकि वांग टेंग ने अभी अभी वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन में प्रवेश किया था, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था और बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि वह बहुत ज़्यादा चमके। कुछ लोग तो उसे दबाना भी चाहते थे। ये भी एक आंतरिक खेल था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि बैंगनी ज्वाला वाला सच्चा ईश्वर पर्याप्त रूप से सहायक होगा या नहीं। बेशक ये सब आंतरिक मौन नियम थे जिन्हें बाहरी लोगों को नहीं बताया जाना था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, अब अंकों के मामले पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह एक भगवान स्तर के प्रतिभाशाली अनुबंध का धारक था, इसलिए वह किसी भी तरह से हार नहीं सकता था। इस समय वह फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान के मुख्य नियंत्रण कक्ष में बैठे अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए विचारों में खोए हुए थे। तुम किस बारे में सोच रहे हो? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। आपने भी सुना है, उस कछुए के खोल के अंदर एक व्यक्ति है। मैं सोच रहा हूं कि उससे कैसे निपटा जाए, वांग टेंग ने कहा। राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन कई मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राटों का उसका पीछा करना और वह कछुए का खोल भी बहुत उल्लेखनीय है, एक खजाने की तरह जो अपने आप उड़ने में सक्षम है। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या वह कछुए जैसा खोल कोई अंतरिक्ष यान हो सकता है? वांग टेंग की आंखें संदेह से चमक उठीं। एक कछुआ खोल अंतरिक्ष यान? हे भगवान, तुम सोचने की हिम्मत करोगे? नहीं, मुझे इस पर शोध करने दो, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग के शब्दों से तुरंत ही वह चकित हो गया। आगे बढ़ो, वांग टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने अभी कछुए के खोल को खोलने की योजना नहीं बनाई थी। उसे नहीं पता था कि अंदर मौजूद व्यक्ति ने पहले जो कुछ हुआ था वह सब देखा है या नहीं। अगर उन्होंने देखा होता तो वह उन्हें आसानी से जाने नहीं दे सकता था। आप चिंतित हैं कि कछुए के खोल के अंदर वाले व्यक्ति ने सब कुछ पहले देख लिया था? राउंड बॉल को अचानक समझ में आ गया और उसने कहा। हाँ, तो अभी मेरी पहचान उजागर मत करो, वांग टेंग ने कहा। ठीक है, राउंड बॉल ने तुरंत सिर हिलाया। हर कोई वांग टेंग को उस तरह नहीं समझ सकता था। वांग टेंग ने कुछ और नहीं कहा, अपना हाथ हिलाया और राउंड बॉल को खाने की जगह में भेज दिया ताकि वह कछुए के खोल की जांच कर सके। कौन जानता था, कुछ आश्चर्य हो सकता है। अल्पविराम। माध्यमिक करियर एलायंस मुख्यालय 3 प्रमुख क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र में स्थित, जहां 3 अराजक शून्य धाराएं मिलती हैं, एक विचित्र स्थान था। इस अनोखी जगह में कई तरह की संरचनाएं हैं। कुछ कीमिया की खासियतों से मेल खाती हैं, कुछ लोहारों की कठोरता को दर्शाती हैं, जबकि अन्य रून मास्टर्स की कोमलता और शान को दर्शाती हैं। यह एक असाधारण रूप से अनोखा स्थान था, संभवतः पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई सानी नहीं था। और यहीं पर सभी माध्यमिक पेशेवरों का आश्रय स्थल स्थित है। आज सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में चहल पहल बढ़ गई है। कभी कभी कोई भी जहाज़ों को बाहर से उड़ते हुए मुख्यालय के डॉकिंग बंदरगाहों पर उतरते हुए देख सकता था। ब्रह्मांड के सभी कोनों से अनगिनत माध्यमिक पेशेवर यहाँ भाग रहे थे, कीमियागर, लोहार, रून मास्टर और यहाँ तक कि चिकित्सक, विश मास्टर, स्पिरिट शेफ, खनन इंजीनियर और भी बहुत कुछ। ब्रह्मांड में उल्लिखित कोई भी माध्यमिक पेशा सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में पाया जा सकता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि इनमें से कई माध्यमिक पेशेवर मास्टर या उससे भी ऊपर की डिग्री वाले थे तथा उनमें उल्लेखनीय गति और असाधारण आचरण था। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय की भव्यता। 4. इसके अतिरिक्त प्रमुख ताकतों के कई शक्तिशाली व्यक्तियों को भी सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिला।
सेकेंडरी करियर अलायंस से आमंत्रण प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से संकेत देता है कि आप ब्रह्मांड की सबसे विशिष्ट ताकतों में से एक हैं। आमंत्रित लोगों में वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन, यूनिवर्स बैंक और यूनिवर्स मर्सिनरीज अलायंस जैसी कंपनियां शामिल थीं। एक क्षण के लिए सेकेंडरी करियर अलायंस का पूरा मुख्यालय अभूतपूर्व रूप से हलचल से भर गया। इस बीच अंतरिक्ष यान के डॉकिंग पोर्ट के भीतर लोगों का एक समूह बातचीत में व्यस्त होकर खड़ा था। मुझे आश्चर्य है कि ग्रैंड मास्टर वांग टेंग कब आएंगे? 3 आंखों वाला एक आदमी जो 30 साल का लग रहा था, आसमान की ओर देखकर बोला। अल्फ्रेड, चिंता मत करो, क्या हमने अभी उससे संपर्क नहीं किया है? वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा, किमियागर की पोशाक पहने एक वरिष्ठ व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार ग्रैंड मास्टर वांग टेंग को फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन से इतनी दूर आना पड़ा। यात्रा लंबी होना सामान्य बात है, एक अन्य किमियागर जो एक महिला थी ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्फ्रेड, तुम मुझसे भी अधिक अधीर क्यों हो? ग्रैंड मास्टर मोडे, जो लंबे और मांसल थे, ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अरे, मैंने अभी एक बात कही थी और आप सब अचानक उसका बचाव करने लगे हैं। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने झुंझलाहट से अपनी आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। सभी हंस पड़े। मास्टर हुआ युआन ने हंसते हुए कहा, हम ग्रैंड मास्टर वांग टेंग का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तथ्य बता रहे हैं। भले ही हम उसका बचाव कर रहे हों, ये स्वाभाविक है। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग हमारे महान गण साम्राज्य की सेकेंडरी करियर अलायंस शाखा का खजाना है। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। ये सच है, हमारा महान गण साम्राज्य इस विनिमय शिखर सम्मेलन में चमक सकता है या नहीं, ये ग्रैंड मास्टर वांग टेंग पर निर्भर करता है। मास्टर अल्फ्रेड ने सहमति में सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग की प्रतिभा को देखते हुए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ग्रैंड मास्टर हेरोल ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, वह परिष्कृत कर सकता है। ग्रैंड मास्टर मोडे के शब्द अचानक बाधित हो गए। रुकना, ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने तुरंत उसे रोकते हुए अधीरता से कहा। मोडे, आपको अपना मुंह संभालना होगा, यह ऐसी चर्चाओं के लिए जगह नहीं है। हे, मेरी गलती। ग्रैंड मास्टर मोडे ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। जैसा कि कहा जा रहा है, ग्रैंड मास्टर वांग टेंग की वर्तमान स्थिति असाधारण है। वह अकादमी मध्यस्थता संघ में शामिल हो गए हैं और उनकी संभावनाएं असीम हैं। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने विषय बदलते हुए कहा। हाँ, ये वास्तव में अप्रत्याशित है। जब वह पहली बार महान कियान साम्राज्य में आया था तो उसे पाकर परिवार द्वारा इस हद तक प्रताड़ित किया गया था। और अब? ग्रैंड मास्टर गॉन्ट ने ठंडी हंसी में कहा। ग्रैंड मास्टर गॉन्ट उन ग्रैंड मास्टर्स में से एक थे जिन्होंने वांग टेंग के लिए लोहार मूल्यांकन किया था। उनका नाम जहर प्रकार के प्रतिभाशाली योद्धा के समान था जिसका सामना वांग टेंग ने लीग ऑफ टैलेंट्स में किया था, लेकिन उनके उपनाम अलग अलग थे, जो कि विशाल आबादी को देखते हुए ब्रह्मांड में काफ़ी आम था। विशेषकर गॉन्ट जैसे नाम, जो पृथ्वी पर जॉन जैसे नामों की तरह ही सामान्य थे। पाकर परिवार को अब इसका पछतावा हो रहा होगा। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन ग्रैंड मास्टर वांग टेंग की ताकत में अभी भी थोड़ी कमी है। अगर वह पाकर परिवार से सीधे भिड़ जाए तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोच रहा है। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ग्रैंड मास्टर मोडे ने कहा, ग्रैंड मास्टर वांग टेंग और पाकस परिवार के बीच की दुश्मनी को सुलझाना शायद इतना आसान नहीं है। उस समय पाकस परिवार की हरकतें बहुत ज्यादा थीं। हाँ, भीड़ ने आह भरी। वे सभी उस भोज में मौजूद थे और पाकर परिवार की बेशर्म हरकतों को देख रहे थे। वांग टेंग के साथ सहानुभूति न रखना मुश्किल था। और बाद में पाकर परिवार ने रुकना नहीं छोड़ा। हर मोड़ पर वांग टेंग को निशाना बनाना जारी रखा, जिससे दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वास्तव में कई प्रमुख ताकतें ऐसे दबंग तरीके से काम करती थीं जो ब्रह्मांड में आम बात थी। दुर्भाग्य से पाकर परिवार को अपना मुकाबला मिल गया था। मैंने सुना है कि पाकर परिवार ने इस बार भी एक योद्धा भेजा है और वह एक शाश्वत मंच की ताकत है। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन अचानक बोल उठे। भीड़ ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं, उनकी आंखें झपकने लगीं। एक शाश्वत मंचीय ताकतवर व्यक्ति से निपटना आसान नहीं होगा। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय है। यहाँ तक कि शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा भी यहाँ लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने आश्वस्त किया। ये सही है, यहाँ तक कि एक शाश्वत मंच की ताकतवर हस्ती को भी सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में सावधानी से चलना पड़ता है। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने कहा, यदि ग्रैंड मास्टर वांग टेंग मुख्यालय के मुख्य सदस्य बन सकते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। पाकर परिवार उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इन शब्दों पर भीड़ के भाव अचानक भिन्न हो गए। मुख्यालय का एक मुख्य सदस्य। यद्यपि वे इन शब्दों से वांग टेंग को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उसे आने के लिए लुभाने के लिए था। वास्तव में वे सभी जानते थे कि मुख्यालय का मुख्य सदस्य बनना कितना कठिन था। ये संत स्तर पर चढ़ने से कम नहीं था।
वांग टेंग की प्रतिभा वास्तव में मजबूत थी, लेकिन अब माध्यमिक करियर एलायंस के मुख्यालय में इकट्ठा होने वाले प्रतिभाशाली लोग ब्रह्मांड के सभी कोनों से आए थे, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि किस तरह की राक्षसी प्रतिभा उभरकर सामने आएगी। पिछले अनुभवों के आधार पर उन प्रतिभाशाली लोगों में हमेशा ही अद्भुत प्रतिभा और शक्ति विद्यमान थी। उनकी नज़र में वांग टेंग अभी भी थोड़ा छोटा था। ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में वह अभी भी 20 की उम्र में ही बहुत युवा था। अगर उसे और समय दिया जाता तो निस्संदेह उसकी उपलब्धियां अन्य सभी प्रतिभाशाली लोगों से आगे निकल जातीं। इस विनिमय शिखर सम्मेलन में वह सबसे बड़े विजेता के रूप में उभरेंगे। दुर्भाग्य से कुछ भी इतना सही नहीं था। हर किसी के लिए वांग टेंग के बड़े होने का इंतजार करना असंभव था। ओह, ये नामोस साम्राज्य का जहाज है, ग्रैंडमास्टर मो डे ने अचानक आसमान की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा। जैसे ही जहाज नीचे उतरा, वहां उपस्थित सभी ग्रैंडमास्टरों के हाव भाव में थोड़ा परिवर्तन आ गया तथा उनकी निगाहें उस ओर खींच गईं। लुओ सफ़ेद वस्त्र में, गुहून प्रादेशिक क्षेत्र, शीर्ष 3-1। लियुगुआन प्रादेशिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय प्रभुत्व कायम रहा। ग्रेट कियान साम्राज्य, नामोस साम्राज्य और चिदारा फ्री फेडरेशन ने पूरे लियुगुआन प्रादेशिक क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम रखा। फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र में 6 शक्तियों की तुलना में गतिशीलता निस्संदेह सरल और अपेक्षाकृत सीधी थी। कुल मिलाकर तीनों प्रमुख ताकतों के बीच शक्ति असमानता बहुत ज्यादा नहीं थी। हर एक के अपने फायदे थे, इसलिए कभी कभार टकराव के बावजूद उन्होंने एक नाजुक संतुलन बनाए रखा। जैसे ही नामोस साम्राज्य का जहाज नीचे उतरा, लोगों का एक समूह अंदर से निकला। एक नज़र में उन्होंने ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और दूसरों को दूरी पर देखा। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड, एक बुजुर्ग व्यक्ति आश्चर्य से बोलते हुए अपनी निगाहें हल्की सी झपकाईं। डोबिन, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने आंखें सिकोड़कर देखा, उनकी नज़र उस बुजुर्ग व्यक्ति पर टिकी थी। आप यहाँ जल्दी आ गए, डोबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने जवाब दिया, ये सेकेंडरी करियर एलायंस के लिए एक भव्य आयोजन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें जल्दी पहुंचना था। ऐसा लगता है कि आपके महान कियान साम्राज्य की शाखा इस बार अच्छी तरह से तैयार है, डोबिन ने कहा, उसकी नज़र ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोगों पर जिज्ञासा के साथ घूम रही थी। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों के पीछे बहुत कम उम्र के माध्यमिक पेशेवरों का एक समूह खड़ा था। वे महान कियान साम्राज्य के प्रसिद्ध युवा प्रतिभाशाली लोग थे जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए उन्हें माध्यमिक करियर एलायंस के इस एक्सचेंज शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुना गया था। आखिरकार महान कियान साम्राज्य केवल वांग टेंग की भागीदारी पर निर्भर नहीं रह सकता था। उन्हें अन्य युवा प्रतिभाओं के लिए भी अवसर प्रदान करने की आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, नमोस साम्राज्य भी इससे अलग नहीं लगता। ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने डोबिन के पीछे खड़े युवा माध्यमिक पेशेवरों पर एक नज़र डालते हुए टिप्पणी की। हा, वाकई, डोबिन ने दिल खोलकर ठहाका लगाया, उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये हमारे नामोस साम्राज्य के सबसे बेहतरीन कीमियागर ग्रैंडमास्टर हु डोंग हैं। उनकी उपलब्धियां हम बूढ़े लोगों को अपर्याप्त महसूस कराती हैं। कीमिया के वस्त्र पहने एक युवक डोबिन के पास खड़ा था, उसका सुंदर चेहरा सौम्य मुस्कान से सुशोभित था, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था, वह अत्यंत मिलनसार लग रहा था। नमस्कार ग्रैंडमास्टर्स, ग्रैंडमास्टर हु डोंग की नज़र ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों पर पड़ी, उनकी आवाज़ में हल्की मुस्कान थी। मैंने लंबे समय से ग्रेट कियान एम्पायर की सेकेंडरी करियर अलायंस शाखा की जबरदस्त ताकत के बारे में सुना है, जिसमें कई उत्कृष्ट मास्टर स्तर के सेकेंडरी प्रोफेशनल्स हैं। आज आप सभी से मिलना वाकई एक आंख खोलने वाला अनुभव है। ओह, मैं ऐसी प्रशंसा का दावा करने का साहस नहीं कर सकता, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने हंसते हुए जवाब दिया। ग्रैंडमास्टर हु डोंग, आपकी उम्र 150 वर्ष से अधिक नहीं लगती, आप काफ़ी युवा और आशाजनक हैं। स्वाभाविक है, ग्रैंडमास्टर हु डोंग मात्र 135 वर्ष के हैं, डोबिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये वास्तव में युवा है, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने टिप्पणी की। 135 वर्ष की उम्र वास्तव में एक ग्रैंडमास्टर के लिए युवा मानी जाती है। हालांकि दूसरे पक्ष के सटीक क्षेत्र का पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन इस विनिमय शिखर सम्मेलन में आमंत्रित लोग निस्संदेह उच्च स्तर के ग्रैंडमास्टर थे, निम्न स्तर के होने की संभावना नहीं है। और इतनी कम उम्र में इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचना, चाहे वह कहीं भी हो, प्रतिभाओं में प्रतिभा माना जाता था। लेकिन डोबिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड के अजीबोगरीब हाव भाव से कुछ हैरान महसूस किया। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह मानते हुए कि ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ग्रैंडमास्टर हु डोंग की जवानी से बस हैरान थे। यहाँ तक कि वह भी ग्रैंडमास्टर हु डोंग से पहली मुलाकात पर आश्चर्यचकित रह गए थे तथा मन ही मन अपने जीवन की साधारणता पर विलाप कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, केवल 135 वर्ष की आयु में ही ग्रैंडमास्टर हु डोंग ग्रैंडमास्टर के उच्च पद पर पहुंच चुके थे। इस बीच अपनी उन्नत आयु के बावजूद डोबिन की तुलना नहीं की जा सकती थी और कुछ पहलुओं में वह उनसे भी कमतर थे।
सौभाग्य से ग्रैंड मास्टर हु डोंग उनके नामोस साम्राज्य का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो उनके साम्राज्य को गौरव दिलाने के लिए नियत था। हालांकि वह ये देखने में विफल रहा कि न केवल ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड की अभिव्यक्ति अजीब थी, बल्कि ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और उनके पीछे खड़े अन्य लोगों की अभिव्यक्ति भी उतनी ही अजीब थी। अभी कुछ समय पहले वे चर्चा कर रहे थे कि ग्रैंड मास्टर वांग टिंग, जो कि मात्र 20 वर्ष के हैं, को बहुत युवा माना जाता है। अब नामोस साम्राज्य के ये ग्रैंड मास्टर उन्हें बता रहे थे कि उनके ग्रैंड मास्टर कितने युवा हैं। सच कहूं तो अगर उनसे पहले ग्रैंड मास्टर वांग टिंग की प्रतिभा न होती तो 135 साल की उम्र में एक मास्टर वाकई उन्हें चौंका देता। लेकिन अब तुलना में ये कुछ हद तक सामान्य लग रहा था। आप बहुत दयालु हैं। मैं अभी भी युवा हूं और मुझे आप वरिष्ठों से बहुत कुछ सीखना है, ग्रैंड मास्टर हु डोंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। डोबिन स्वयं पर काफी प्रसन्न महसूस कर रहा था। उसने एक अन्य युवक के लिए रास्ता बनाते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया और अपना परिचय देना जारी रखा। और यहाँ हमारे पास ग्रैंड मास्टर कांगमोस हैं, जो हमारे साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट रून ग्रैंड मास्टर हैं, जो केवल 160 वर्ष के हैं। ग्रैंड मास्टर कांगमोस खुद पर गर्व करते हुए, एक रून मास्टर के शानदार वस्त्र पहने हुए, एक निश्चित श्रेष्ठता के भाव के साथ खड़े थे। अपने लंबे बालों को कंधों तक लहराते हुए वे अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़े थे और ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोगों की स्वीकृति में केवल सिर हिलाया, इसे पर्याप्त शिष्टाचार मानते हुए। वास्तव में युवा, बहुत युवा, ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कोई चिंता नहीं थी। डोबिन का माथा और भी अधिक सिकुड़ गया। कुछ ठीक नहीं है। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड की अभिव्यक्ति खराब थी। इससे पहले वह इस तरह की शेखी बघारने पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे और संभवतः कुछ बयानों का खंडन भी करते थे। लेकिन आज न केवल उन्होंने बहस नहीं की, बल्कि पूरे मन से उसमें शामिल भी हुए। इस प्रकार उसे घमंड करने से कोई खुशी नहीं मिली। डोबिन ने हार मानने से इनकार करते हुए एक अन्य व्यक्ति का परिचय कराया, जो लंबा और मांसल था, जिसका चेहरा और शरीर लाल रंग के फर से ढका हुआ था, और कहा, और यह ग्रैंड मास्टर अमोस हैं, फायरबियर जनजाति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिनके पास असाधारण फोर्जिंग प्रतिभा है और वर्तमान में केवल 156 वर्ष के हैं। गु लुओ सफ़ेद वस्त्र में। गु होन प्रादेशिक क्षेत्र, शीर्ष 3-2। फायरबियर जनजाति। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोगों ने अप्रत्याशित रूप से उस बलिष्ठ व्यक्ति की ओर देखा। अग्नि भालू जनजाति को अग्नि से निपटने में उनकी असाधारण प्रतिभा और शारीरिक कौशल के लिए जाना जाता था, जिससे वे विशेष रूप से अग्नि धातु बनाने में निपुण थे। हालांकि उनकी कम संख्या के कारण इस जनजाति के सदस्यों के साथ मुठभेड़ दुर्लभ थी। ये काफ़ी आश्चर्यजनक था कि नमोस साम्राज्य ने एक फायरबियर लोहार को विकसित करने में कामयाबी हासिल की थी, जो वास्तव में उम्मीदों से कहीं अधिक था। ठीक है ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड, आप क्या सोचते हैं? नामोस साम्राज्य के हमारे सभी प्रतिभाशाली लोग 200 साल से कम उम्र के हैं। वे आपके महान कियान साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों से कैसे तुलना कर सकते हैं? डोबिन की नज़र एक बार फिर ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों के पीछे युवा ग्रैंड मास्टर्स के समूह पर पड़ी और वह मुस्कुराते हुए बोला। ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोगों ने प्रशंसापूर्वक कहा, नमोस साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोग वास्तव में बहुत युवा हैं, जो हमारे क्षितिज को व्यापक बना रहे हैं। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नमोस साम्राज्य की विरासत सचमुच बहुत बड़ी है, जिसने माध्यमिक व्यवसायों में ऐसे युवा प्रतिभाओं का पोषण किया है। हम वास्तव में हीन हैं। ऐसा लगता है कि हमारा महान कियान साम्राज्य इस बार हार सकता है। हम आपके प्रतिष्ठित साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, ग्रैंड मास्टर मोडे ने अफसोस के भाव के साथ कहा। डोबिन। महान कियान साम्राज्य के महारथियों की प्रशंसा और विलाप से डोबिन अचंभित रह गया। यह कोई मतलब नहीं निकला। कुछ तो गड़बड़ थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान कियान साम्राज्य के इन बूढ़े लोगों ने अपना सुर कब बदला? और यह सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं था, बल्कि सभी ने अपना सुर बदला था। चारों ओर एक अजीब सा माहौल व्याप्त हो गया, लेकिन कुछ ही लोग इसे समझ पाए। स्थिति से ऊबकर ग्रैंड मास्टर डोबिन ने ठंडी सांस ली। चूंकि आप सभी महान कियान साम्राज्य के किसी भी युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को पेश करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, इसलिए इसे यहीं छोड़ दें। हम देखेंगे कि एक्सचेंज मीटिंग में चीज़ें कैसे सामने आती हैं। ओह प्रिय, आपने गलत समझा है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें पेश नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ऐसा करने में हमें शर्म आती है। आपके नमोस साम्राज्य के विलक्षण लोगों की तुलना में महान कियान साम्राज्य की हमारी प्रतिभाओं की उम्र प्रभावशाली होने के लिए बहुत अधिक है, ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने समझाया। डोबिन को उसकी बकवास पर एक भी शब्द विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत अपने साथियों के साथ चला गया। सकुशल यात्रा करें ग्रैंड मास्टर डोबिन, ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने उनके पीछे से पुकारा। और नामोस साम्राज्य के सभी विलक्षण लोगों, हम आपसे एक्सचेंज शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। मौन। डोबिन एक क्षण के लिए लड़खड़ा गया, लगभग अपने ही पैरों पर ठोकर खा गया। वह हताशा से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शेखी बघारने की कोशिश का नतीजा क्या निकला।
न सिर्फ वह शेख ही बघारने की खुशी का अनुभव करने में विफल रहा, बल्कि वह पूरी तरह से परेशान भी महसूस करने लगा। नमोस साम्राज्य की पीछे हटी हुई आकृतियों को देखकर ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और उनके साथी अंततः हंस पड़े, क्योंकि उन्हें ये स्थिति काफी मनोरंजक लगी। ग्रैंडमास्टर गॉन्ट ने हंसते हुए कहा, 100 साल का प्रतिभाशाली व्यक्ति खुद को युवा कहने का साहस कैसे कर सकता है? अगर ग्रैंडमास्टर वांग टेंग न होते तो हम ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करते। नामोस साम्राज्य के वे 3 प्रतिभाशाली लोग वाकई बहुत युवा हैं, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है कि वे इस बार अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान कियान साम्राज्य के ग्रैंडमास्टर्स के बीच हंसी धीरे धीरे कम हो गई। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन सही थे। इस बार नामोस साम्राज्य से निपटना आसान नहीं होगा। ग्रैंडमास्टरों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वे तीनों युवा हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी उपलब्धियां हमारी उपलब्धियों से बेहतर हों, एक ग्रैंडमास्टर ने कहा। यह महान कियान साम्राज्य का एक ग्रैंडमास्टर था जो एक्सचेंज शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला था। 200 वर्ष की आयु के करीब वह नामोस साम्राज्य के विलक्षण लोगों जितना युवा नहीं था, लेकिन ये ठीक इसी वजह से था कि उसके मन में खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा थी। ग्रैंडमास्टर ज़िजिया। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने सिर हिलाया। हमें आपकी क्षमताओं पर भरोसा है। हम एक्सचेंज शिखर सम्मेलन को आपके सक्षम हाथों में सौंपते हैं। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन, भले ही हम ग्रैंडमास्टर वांग टेंग जितने युवा न हो, लेकिन हम कई वर्षों से ग्रैंडमास्टर हैं। हमने इस एक्सचेंज शिखर सम्मेलन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है और हमारा मानना है कि हम अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं। लंबे काले बालों वाले एक अन्य युवा मास्टर ने शांतिपूर्वक टिप्पणी की। ग्रैंडमास्टर लुओ तांग सही कह रहे हैं। हम महान कियान साम्राज्य की सेकेंडरी करियर अलायंस शाखा को शर्मिंदा नहीं करेंगे, लंबे सुनहरे बालों वाली एक महिला ग्रैंडमास्टर ने कहा। ये सभी ग्रैंडमास्टर एक्सचेंज शिखर सम्मेलन में महान कियान साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों द्वारा यात्रा के दौरान वांग टेंग के बारे में चर्चा की बात सुनी। हालांकि वास्तव में वांग टेंग के बारे में उनकी समझ सीमित थी, ज्यादातर कागज पर दी गई जानकारी तक ही सीमित थी। अंदर ही अंदर उन्हें थोड़ा नाराजगी महसूस हुई, खासकर जब ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने उनकी युवावस्था पर जोर दिया, जिससे वे असहज हो गए। हमें सभी ग्रैंडमास्टर्स की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। हम आशा करते हैं कि आप में से प्रत्येक एक्सचेंज मीटिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने मुस्कुराते हुए आंखों में चमक लाते हुए कहा। सेकेंडरी करियर अलायंस के लिए एक बार जब कोई ग्रैंडमास्टर के स्तर पर पहुंच जाता है तो उनकी स्थिति बराबर होती है, थोड़ा अंतर होता है। शायद एकमात्र अंतर उनके कनेक्शन और अनुभव में था। युवा ग्रैंडमास्टर्स के पास स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तुलना में कम संपर्क और कम अनुभव था, जिन्होंने बहुत पहले ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। हालांकि ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड और अन्य लोगों ने केवल अपनी वरिष्ठता पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने इन युवा ग्रैंडमास्टरों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार किया। आखिरकार उनकी क्षमताएं अपार थीं और कौन कह सकता था कि भविष्य में क्या होगा। यदि वे संत के स्तर तक आगे बढ़े बिना ग्रैंडमास्टर के स्तर पर ही बने रहे, तो भविष्य में इन युवा मास्टर्स की उपलब्धियां उनसे भी आगे निकल सकती हैं। बेशक ये केवल एक संभावना थी। प्रत्येक ग्रैंडमास्टर के लिए संत स्तर तक पहुंचना एक कठिन चुनौती थी, जो ड्रैगन के द्वार पर छलांग लगाने वाले काप के समान थी। हालांकि अपने विनम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के बावजूद वे वांग टेंग के करीब बने रहे और लगातार उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया। 3. इन युवा प्रतिभाओं के लिए यह एक प्रकार का अपमान था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अभिमानी होते हैं, वे हमेशा स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, जब तक कि कोई व्यक्ति तथ्यों के साथ यह साबित न कर दे कि वे उनसे सचमुच श्रेष्ठ हैं। इन युवा ग्रैंडमास्टरों ने वांग टेंग की उनके द्वितीय पेशे में दक्षता नहीं देखी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उनसे इतने प्रभावित नहीं हो सके। इसके अलावा वे यहाँ वांग टेंग का स्वागत करने के लिए आधे दिन से इंतजार कर रहे थे। ग्रैंडमास्टर होने के नाते वे खुद को किसी से कमतर नहीं मानते थे। उन्हें एक मामूली ग्रैंडमास्टर का स्वागत करने की क्या जरूरत थी? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग चतुर व्यक्ति थे जिन्होंने इसे समझ लिया था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि प्रतिस्पर्धा एक अच्छी चीज थी। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी वांग टेंग की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन वांग टेंग जैसे ग्रैंडमास्टर की मौजूदगी इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में लड़ने की भावना और प्रतिस्पर्धा को जगा सकती है। वे इससे बेहतर परिणाम की क्या उम्मीद कर सकते थे? इस विचार को ध्यान में रखते हुए ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके, उनके होंठ शरारती मुस्कान में बदल गए। ओह ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, आपको इन युवा ग्रैंडमास्टरों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ग्रैंडमास्टर वांग टेंग हमें निराश नहीं करेंगे। आखिरकार हम में से बहुत से लोग यहाँ आधे दिन से उनका इंतजार कर रहे हैं। ग्रैंडमास्टर लुओ तांग ने अपने काले बालों के साथ ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों की ओर देखते हुए अर्थपूर्ण ढंग से कहा।
निश्चिंत रहें, जब आप उसे देखेंगे तो आप हमारे इरादों को समझ जाएंगे। हम सभी अपने महान कियान साम्राज्य की सेकेंडरी करियर अलायंस शाखा की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, ग्रैंडमास्टर अल्फ्रेड ने आश्वासन दिया। हमें आशा है कि ऐसा ही होगा, युवा ग्रैंडमास्टरों ने एक दूसरे को देखते हुए सावधानी से कहा। उन्होंने ये शब्द पहले भी अनगिनत बार सुने थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ग्रैंडमास्टर वांग टेंग ने इन बूढ़े गुरुओं को ऐसा क्या दिया था कि वे उन पर इतना अंधाधुंध विश्वास करने लगे थे। कुछ और कहने को न होने पर समूह मौन हो गया और चुपचाप अपनी जगह पर प्रतीक्षा करने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर अल्पविराम सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के बाहर 3 अव्यवस्थित शून्य धाराओं के संगम पर अंतरिक्ष में लहरें उठीं और एक गहरे लाल रंग का अंतरिक्ष यान उभरा। अंत में अंतरिक्ष यान के अंदर वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और यान के सिमुलेशन सिस्टम द्वारा प्रक्षेपित आसपास के मनोरम दृश्य को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अराजक शून्य धाराओं के किनारे पर एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान तैर रहा था, जो अंतरिक्ष में एक भयानक किले जैसा दिख रहा था। इसके चारों ओर कई प्राचीन युद्धपोत थे जो इसके आसपास बह रहे थे। ये युद्धपोत वांग टेंग के लिए अपरिचित नहीं थे। 7 तारकीय अकादमियों ने इन युद्धपोतों का उपयोग अव्यवस्थित शून्य धाराओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए परिवहन जहाज़ों के रूप में किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेकेंडरी करियर अलायंस के पास भी ये होंगे, और ऐसा लग रहा था कि उनके पास काफ़ी सारे थे। अमीर और शक्तिशाली होना वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लिए अद्वितीय नहीं था। इस समय सभी दिशाओं से असंख्य अंतरिक्ष यान आए और विशाल किले पर उतरे। लोग अंतरिक्ष यान से उतरे और किले पर मौजूद कर्मियों द्वारा विभिन्न युद्धपोतों पर चढ़ने के लिए निर्देशित किए गए। ये युद्धपोत अव्यवस्थित शून्य धाराओं में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और विशाल जलधाराओं में लुप्त हो गए। चलो चलें, ऐसा लगता है कि हमें पहले उस किले पर उतरना होगा, वांग टेंग ने कहा। ठीक है, राउंड बॉल ने सिर हिलाया और फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान को विशाल किले की ओर उतरने के लिए नियंत्रित किया। ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान के आगमन ने अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि किले पर पहुंचने वाले अधिकांश अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड स्तर से ऊपर थे और कभी कभी अनंत स्तर के अंतरिक्ष यान भी उतरते देखे जा सकते थे। स्पष्टतः जो लोग सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में आ सकते थे वे साधारण लोग नहीं थे, उनकी स्थिति और पद अत्यंत उच्च रहा होगा। जैसे ही फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान नीचे उतरा, वांग टेंग एयरलॉक से बाहर निकल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर सेकेंडरी करियर अलायंस की वर्दी पहने और आकर्षक आभा बिखेरती एक युवती पास आए। वांग टेंग को देखते ही उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये सही है, आश्चर्य, एक ऐसा आदमी जो उन्हें आश्चर्यचकित कर सकता था, ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन उनके सामने खड़े काले बालों वाले युवक के पास ऐसी पूंजी थी। सेकेंडरी करियर अलायंस के कर्मचारियों के रूप में उन्हें व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त था और आमतौर पर वे ऐसे भाव प्रदर्शित नहीं करते थे जब तक कि वे ऐसा करने से स्वयं को रोक न सकें। वांग टेंग को कुछ अवाक महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी शक्ल एक बार फिर निखर गई है। कोई भी अनजान महिला जो उसे देखती वह इसी तरह प्रतिक्रिया करती। ये स्वाभाविक रूप से उन पिशाचों द्वारा पहले गिराए गए विशेषता बुलबुले के कारण हो सकता है। वे पिशाच मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट थे और उनके गिराए गए विशेषता बुलबुले स्वाभाविक रूप से काफ़ी मूल्यवान थे, जिसमें सुंदरता विशेषता भी शामिल थी। आप कह सकते हैं कि वांग टेंग की सुंदरता के ज़्यादातर गुण पिशाचों के काले भूतों से आए थे। आखिरकार बहुत सी नस्लें पिशाचों जितनी सुंदर नहीं होतीं। वांग टेंग ने अवचेतन रूप से अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। सुंदरता 121 सामान्य व्यक्ति की सीमा 100 है। पहले की तुलना में उनकी हैंडसमनेस विशेषता 121 अंक तक पहुंच गई थी। इसमें 10 अंक की वृद्धि हुई। 10 अंकों की मामूली वृद्धि से मूर्ख मत बनो। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वांग टेंग की सुंदरता विशेषता पहले से ही आम लोगों के स्तर को पार कर चुकी थी, जिससे वह अधिकांश पुरुषों की तुलना में अधिक सुंदर हो गया था। आगे सुधार स्वाभाविक रूप से अत्यधिक कठिन होगा। यह असाधारण महत्व के साथ शीर्ष स्तर पर एक उन्नयन था। वांग टेंग ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इस महिला की प्रतिक्रिया देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसकी उपस्थिति एक बार फिर उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यदि वह पहले ग्रेगरी से थोड़ा ही अधिक सुंदर था, तो अब वह निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक सुंदर हो गया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने पिशाच अंधेरे प्रेतों से कुछ नक्षत्र डार्क फोर्स और पिशाच डोमेन विशेषताएं भी प्राप्त कीं। डार्क फोर्स नक्षत्र के बारे में कहने को कुछ खास नहीं था। वांग टेंग का डार्क फोर्स नक्षत्र पहले ही परिपूर्ण 9वें स्तर के ब्रह्मांड चरण तक पहुंच चुका था। यह अब और ऊपर नहीं उठ सकता था। गु लुओ सफ़ेद वस्त्र में गु होन प्रादेशिक क्षेत्र शीर्ष 3-4। जहां तक डोमेन की बात है, सबसे महत्वपूर्ण ब्लड टेंटिकल्स डोमेन था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह एक शक्तिशाली पिशाच डोमेन था। वर्तमान में वह पहले से ही ब्लड क्रो डोमेन और ब्लड बीस्ट डोमेन में महारत हासिल कर चुका था। अब तीसरे ब्लड टेंटिकल्स डोमेन के अधिग्रहण के साथ उसके दिमाग में असंख्य अंतर्दृष्टियां आपस में जुड़ गईं, जिससे उसे तीनों के बीच समानता का पता चला।
कुछ समय दिए जाने पर वह इन तीनों क्षेत्रों को एक एकल और भी अधिक शक्तिशाली क्षेत्र में एकीकृत कर सकते हैं। नमस्कार, कृपया अपना पहचान पत्र और निमंत्रण पत्र प्रस्तुत करें, महिला ने बीच में ही टोकते हुए विनम्रतापूर्वक वास्तविकता को दोहराया। मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, वांग टेंग ने जवाब देने से पहले क्षण भर के लिए हिचकिचाहट दिखाई। ऐसी स्थिति में क्या मैं कोई पहचान पत्र देख सकती हूँ? महिला का व्यवहार प्रसन्न था, उसके शब्दों में उसका धैर्य स्पष्ट था। वांग टेंग ने राउंड बॉल को निर्देश दिया कि वह अपना पहचान पत्र महिला के सामने प्रस्तुत करे। तो आप ग्रैंड मास्टर वांग टेंग हैं, कृपया मेरे पीछे आइए, महिला ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर कहा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा आकर्षक युवक ग्रैंड मास्टर जैसा होगा। उसका सम्मान और गहरा हो गया। इस युवा ग्रैंड मास्टर को इस एक्सचेंज के लिए यहाँ होना चाहिए। ये समझ में आता है, कोई इतना असाधारण रूप से सुंदर व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वह अवश्य ही कोई विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति होगा। महिला का पीछा करते हुए पास के युद्धपोत की ओर बढ़ते हुए वांग टेंग ने पूछा, क्या सभी सेकेंडरी करियर अलायंस ग्रैंड मास्टर्स को मुख्यालय में प्रवेश की अनुमति है? बिल्कुल नहीं, केवल उन ग्रैंड मास्टर्स को ही मुख्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाती है जिन्हें मान्यता प्राप्त है, महिला ने समझाया। पहचान मिली? वांग टेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हैरानी से। मुझे कौन सी पहचान मिली है? मुझे तो किसी की जानकारी ही नहीं है। मान्यता के लिए कम से कम 5 ग्रैंड मास्टर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो मुख्यालय में प्रवेश के लिए योग्य हों, जो आपकी अनुशंसा करें, महिला ने विस्तार से बताया। उसे वांग टेंग की प्रतिक्रिया काफी मनोरंजक लगी। उसके होठों के कोनों पर एक सूक्ष्म वक्रता बनी हुई थी जब उसने आगे कहा, हालांकि यह आपको स्पष्ट नहीं हो सकता है। ऐसी जानकारी मुख्यालय के भीतर प्रलेखित है जो हमारे कर्मचारियों के लिए सुलभ है। आह, मैं समझ गया, वांग टेंग ने समझ में सिर हिलाया। उसके विचार ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों की ओर चले गए। उन्होंने ही उसकी ओर से इस मान्यता को सुगम बनाया होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, किसी का साथ पाना बहुत आसान था। हम आ गए हैं, महिला ने विशाल युद्धपोत के सामने वांग टेंग को रुकवाया और पास में खड़े स्टाफ से कहा, ये ग्रैंड मास्टर वांग टेंग हैं। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, परिचारक ने तुरंत आदरपूर्वक सिर झुकाया। ये युद्धपोत ग्रैंड मास्टर्स के उपयोग के लिए है। एक बार जब आप इसमें सवार हो जाएं, तो कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें जब तक कि सभी एकत्र न हो जाएं, फिर यह मुख्यालय के लिए रवाना होगा, महिला ने वांग टेंग की ओर मुड़कर कहा। धन्यवाद, वांग टेंग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, धन्यवाद, वांग टेंग ने उत्तर दिया। आपका स्वागत है, आपको साथ लेकर चलना मेरे लिए सम्मान की बात है, महिला ने थोड़ा झुककर कहा। वांग टेंग ने कुछ और नहीं कहा और परिचारक के पीछे युद्धपोत पर चला गया। आप यहाँ एक क्षण के लिए आराम कर सकते हैं, युद्धपोत शीघ्र ही रवाना होगा, परिचारक ने वांग टेंग को एक आलीशान केबिन में ले जाकर कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परिचारक ने सम्मानपूर्वक कहा और वापस चला गया। उन्होंने निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था कर ली है, वांग टेंग ने आसपास का निरीक्षण किया और मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। राउंड बॉल ने कहा, सेकेंडरी करियर अलायंस के लिए यह एक प्रमुख आयोजन है। स्वाभाविक रूप से उन्हें लीग की प्रतिष्ठित स्थिति और गहन विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सावधानीपूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह सम्मेलन बाहरी तौर पर शक्ति प्रदर्शन का भी एक अवसर है। वांग टेंग की नज़रें झपक उठीं और उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। हाँ, निस्संदेह ऐसे कारण हैं। इसलिए सेकेंडरी करियर अलायंस के प्रतिनिधियों के अलावा निश्चित रूप से विभिन्न गुटों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, जो इसे कल्पना से परे महत्वपूर्ण बना देगा। राउंड बॉल ने वांग टेंग की ओर देखा और कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। अतः यदि आप सम्मेलन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें तो आप निश्चित रूप से मूल्यवान संपर्क बना सकेंगे, जिससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। वांग टेंग ने ज्यादा कुछ कहे बिना ही सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखें हल्की चमक उठीं। वह मन में एक योजना लेकर आया था। वह इस सेकेंडरी करियर अलायंस सम्मेलन में एक उल्लेखनीय छाप छोड़ने के लिए दृढ़ था। धमाका, युद्धपोत थोड़ा कांप उठा। ये रवाना हो रहा है। वांग टेंग का दिल धड़क उठा जब उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने तुरंत देखा कि उनके चारों ओर अशांत धाराएं पीछे की ओर जा रही हैं, उनकी गति तेजी से बढ़ रही है। इससे पहले भी कई बार शून्य अशांति में प्रवेश करने के कारण वांग टेंग शांत और संयमित रहे तथा इस घटना से परिचित थे। ऊब महसूस करते हुए तथा इस समय अभ्यास करने का कोई इरादा न होने के कारण वह सीधे डेक पर चला गया। शून्य अशांति के बीच समय और स्थान विशेषताओं के कुछ बुलबुले हो सकते हैं और वह इस अवसर को चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वांग टेंग ने उमड़ती हुई धाराओं को देखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को गुप्त रूप से जारी किया। अपने पहले सफल उद्यम के अनुभव के साथ वह लाभ के लिए शून्य अशांति का फायदा उठाने में अच्छी तरह से पारंगत था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति लचीली रस्सियों में परिवर्तित हो गई, जो बिल्कुल सही मोटाई की थीं, शून्य अशांति के नीचे जाकर उन भंवरों की खोज कर रही थीं।
शून्य अशांति में हर जगह छिपी हुई धाराएं छिपी हुई थीं, जिनमें से कुछ घातक भंवर बना रही थीं। यहाँ तक कि प्राचीन युद्धपोतों के भी इन भंवरों से टकराने पर नष्ट होने की संभावना अधिक थी। इसलिए युद्धपोत को चलाने वाले लोग बेहद सतर्क थे। अपने पास मौजूद बुद्धिमान प्रणालियों के अलावा शक्तिशाली लोग भी आसपास की चीज़ों पर लगातार नजर रखते थे। वांग टेंग अब जो कर रहा था वह मूलतः युद्धपोत चलाने जैसा ही था। इन भंवरों के स्थानों की पहचान करना और फिर अवसर का लाभ उठाना। लगभग 10 मिनट के बाद वांग टेंग की आंखें अचानक चमक उठीं। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मात्र 10 मिनट में ही उन्हें छुपी धाराओं का भंवर मिल जाएगा, और वास्तव में उसके भीतर विशेष बुलबुले थे। ओह, इतनी जल्दी मिल गया। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मात्र 10 मिनट में ही उन्हें छुपी धाराओं का भंवर मिल जाएगा, और वास्तव में उसके भीतर विशेष बुलबुले थे। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण करके गुण बुलबुले को खींच लिया। समय तारांकन 10, समय तारांकन 12, स्थान तारांकन 500, स्थान तारांकन 350, अल्पविराम। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वांग टेंग मन ही मन मुस्कुराया। ये केबिन में खेती करने से ज़्यादा उपयोगी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्धपोत अशांति से बचता गया। दुर्भाग्य से उन्हें कोई और छिपी हुई धारा नहीं मिली, जिससे वांग टेंग को कुछ हद तक निराशा हुई। अचानक उसे मछली पकड़ने वाली छड़ी की इच्छा हुई, और वह बुलबुलों से घिरे हुए मछली पकड़ने की संतुष्टि की कल्पना करने लगा। दुर्भाग्य से परिस्थितियों ने इस तरह के अवकाश की अनुमति नहीं दी। दुर्भाग्य से उनकी वर्तमान स्थिति ने इस तरह के अवकाश की अनुमति नहीं दी। अगली बार मैं कुछ मछली पकड़ने वाली छड़ें साथ लाऊंगा, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। लगता है तुम्हें भी मछली पकड़ने में रुचि है, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। वांग टेंग ने अपनी भौं उठाए और मुड़कर देखा। उसे कुछ आश्चर्य हुआ कि कोई उसकी सूचना के बिना उसके पास आ गया था। उससे कुछ ही दूरी पर, लगभग 10 कदम की दूरी पर, सफ़ेद पोशाक पहने एक युवक खड़ा था, जो उत्सुकता से उसे देख रहा था। वांग टेंग की तीव्र मानसिक अनुभूति को देखते हुए इस दूरी पर किसी को महसूस न कर पाना असंभव था। इसके अलावा वह व्यक्ति असाधारण रूप से सुंदर था, तथा उसकी आभा अलौकिक थी, जो यू युनशियान से तुलना योग्य थी। ऐसा व्यक्ति संभवतः अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिर भी सफ़ेद वस्त्र पहने ये युवक वांग टेंग की नज़रों से पूरी तरह से बच रहा था, मानो वह अस्तित्व में ही न हो। दिलचस्प है, वांग टेंग के दिमाग में कई तरह के विचार कौंधे, लेकिन वह शांत रहा, हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बस इधर उधर एक नज़र डाल रहा था। वांग टेंग के अनिर्णित उत्तर से विचलित हुए बिना सफ़ेद वस्त्र पहने युवक ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं गुलू हूँ, सेकेंडरी करियर अलायंस के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं आपको कैसे संबोधित करूँ, सर? वांग टेंग ने जहाज की रेलिंग पर अपना हाथ रखते हुए सहजता से उत्तर दिया। भाई वांग टेंग, गुलो मुस्कुराया और उत्सुकता से उसके पास आया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस पेशे से हैं? वांग टेंग को इस अजनबी का अति परिचित व्यवहार कुछ हद तक मज़ेदार लगा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें दूसरों के बारे में पूछने से पहले अपना पेशा नहीं बताना चाहिए? ओह, ठीक है, भूल जाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, गुलू ने शर्म से हंसते हुए कहा। मैं एक कीमियागर हूँ। ये कितना संयोग है, मैं भी एक कीमियागर हूँ, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओह, ऐसा लगता है कि भाई वांग टेंग और मेरा मिलना सचमुच तय है, गुलो ने प्रसन्नता से कहा। ठीक है, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। हम खुद को प्रतिस्पर्धी मान सकते हैं। आप इस बारे में इतने खुश क्यों हैं? प्रतिस्पर्धा दूसरे स्थान पर आती है, दोस्ती पहले आती है। इस यात्रा में मेरा मुख्य उद्देश्य दोस्त बनाना है, विशेष रूप से प्रतिभाशाली और मजबूत दोस्त, जिनके साथ मैं विचारों का आदान प्रदान कर सकूं और एक दूसरे से सीख सकूं, गुलुओ ने बताया। क्या ऐसा है? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। उसे गुलुओ की मुस्कुराहट के पीछे एक असंवेदनशीलता का आभास हुआ। बेशक, जब तक भाई वांग टेंग को इसमें संदेह न हो, गुलुओ ने उत्तर दिया। आपकी प्रतिक्रिया को देखकर ऐसा लगता है कि आप मेरी योग्यताओं को बहुत महत्व देते हैं, वांग टेंग ने सीधे उत्तर देने के बजाय टिप्पणी की। लोगों को पहचानने की मेरी गहरी नज़र है, और मैं एक नज़र में बता सकता हूं कि भाई वांग टेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुलुओ ने गंभीरता से उत्तर दिया। आप मुझे कितना असाधारण समझते हैं? वांग टेंग ने जोर देकर पूछा। गुलुओ एक पल के लिए रुका, फिर जोर से हंस पड़ा। भाई वांग टेंग, तुम सच में बहुत चतुर हो, वांग टेंग ने जवाब दिया। मैं आपकी प्रशंसा की सराहना करता हूँ। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। गुलुओ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया, फिर 2 मछली पकड़ने वाली छड़ें निकालीं। भाई वांग टेंग, क्या आप मेरे साथ मछली पकड़ने के लिए आना चाहेंगे? ओह, आपके पास मछली पकड़ने की छड़ें हैं, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। यह मेरे शौकों में से एक है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, गुलुओ ने मछली पकड़ने वाली एक छड़ वांग टेंग को देते हुए बताया।
एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो तुलना करते हैं कि कौन बेहतर पकड़ता है, वांग टेंग ने उत्सुकता से कहा, और गु लो की मछली पकड़ने वाली छड़ी के पास पहुंचते ही उसने खुद को नहीं रोका। जरूर, गु लो हंसा, उसे खुशी थी कि उसके साथ मछली पकड़ने वाला कोई था। वांग टेंग ने बड़ी सहजता से मछली पकड़ने की रस्सी को अशांत धाराओं में डाला और आश्चर्यचकित होकर कहा, आपकी मछली पकड़ने वाली छड़ी बहुत प्रभावशाली है। प्रभावशाली कहना कम होगा, ये तो सेकंड द सेकंड की मछली पकड़ने वाली छड़ी से भी बेहतर थी। मछली पकड़ने की रस्सी का लचीलापन ही बहुत कुछ कहता है। गु लो ने हल्के से मुस्कुराया, वह भी उतनी ही कुशलता से जैसे उसने अपनी डोरी को उथल-पुथल भरे पानी में डाला, और एक ऐसी शालीनता और तरलता प्रदर्शित की जिससे मछली पकड़ने में उसकी विशेषज्ञता का पता चलता था। मछली पकड़ते समय गु लो ने उत्सुकता से पूछा, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि भाई वांग टेंग कहाँ से हैं? महान कियान साम्राज्य, वांग टेंग ने उत्तर दिया। महान कियान साम्राज्य? क्या ये लियुगुआन प्रादेशिक क्षेत्र में महान कियान साम्राज्य है? गु लो ने एक पल सोचा और पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। इस बारे में छिपाने जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने टाल मटोल करने की जरूरत नहीं समझी। गु लो की आंखों में आश्चर्य की चमक झलक उठी। और आप? वांग टेंग ने पूछा। गु लो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं गुहोंग साम्राज्य के अंतर्गत गुहोंग प्रादेशिक क्षेत्र से आता हूँ। गुहोंग प्रादेशिक क्षेत्र, गुहोंग साम्राज्य। वांग टेंग एक क्षण के लिए रुक गया और अचंभित रह गया। वह गुहोंग प्रादेशिक डोमेन से है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका उपनाम गु है, ये ब्रह्मांड में एक सामान्य उपनाम नहीं है। राउंड बॉल ने अचानक हस्तक्षेप किया। क्या गुहोंग प्रादेशिक क्षेत्र विशेष रूप से विशेष है? वांग टेंग ने राउंड बॉल के स्वर में कुछ असामान्यता का संकेत पाया। गुहोंग प्रादेशिक डोमेन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मानव जाति के 136 प्रादेशिक डोमेन में ये शीर्ष 3 में शुमार है। राउंड बॉल की आवाज़ गंभीर हो गई। वाह, वांग टेंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान, शीर्ष 3 में शामिल।